चला है अपनी जगह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अप क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, यानी आपका जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का जो पेपर होने वाला है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपने हमारी जो पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। उस पर हमने फिजियोलॉजी की, बायोकेमिस्ट्री की और एंटोमोलॉजी की पहले से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो बना रखी है, आप उनको देख सकते हैं। तथा उनके जो एग्जाम हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन पूरे फंसे भी हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम होने वाला है सेकंड सेमेस्टर में, तो उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं कि कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। क्या? कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, यानी कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देनी है, इसके क्षेत्र, महत्व और इसकी जो विषय सामग्री है उसके बारे में वर्णन करना है। तो क्या है कि कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, यानी इसकी क्या देनी है? डेफिनेशन। तथा इसके क्षेत्र कॉमा महत्व तथा विषय सामग्री। क्या? विषय सामग्री का वर्णन कीजिए। यानी आपको इसकी डेफिनेशन बतानी है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या होता है और इसका जो स्कोप है यानी इसका जो क्षेत्र है उसके बारे में बताना है, इसके इंपॉर्टेंस बताने हैं और इसकी जो विषय सामग्री है उसके बारे में भी बताना है। ये आपका जो क्वेश्चन है, आपको ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर जो 2 है कि मालथस। क्या? मालथस के जनसंख्या तथा अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत को बताते हुए। क्या है? आपको क्या क्या बताना है? मालथस का, किसका? माल्स का जनसंख्या तथा जनसंख्या सिद्धांत तथा अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का वर्णन करते हुए आपको क्या क्या बताना है कि मालथस ने जो पॉपुलेशन पर जो अपना जो प्रिंसिपल दिए थे यानी जो सिद्धांत दिया था वो बताना है। और आगे आपको जो बताना है वो है कि अनुकूलतम यानी ऑप्टिमम जनसंख्या यानी ऑप्टिमम पॉपुलेशन का एक सिद्धांत होता है, उसके बारे में भी बताना है। और इससे आगे आपको ये बताना है कि जनसंख्या सिद्धांत को बताते हुए जनसंख्या को कम करने के उपायों को भी लिखिए कि जनसंख्या को कैसे कम किया जा सकता है, यानी इसको कम करने के उपाय भी आपको बताने हैं। यानी सिद्धांत का वर्णन करते हुए इसको कम करने के उपायों को भी लिखिए। यानी मालथस ने जो मतलब कि जो सिद्धांत दिया था कि जैसे कि जो कोई भी चीज है वो 1 1 2 2 करके बढ़ती है, लेकिन जो जनसंख्या बढ़ती है वो 1 से 2 होती है, 2 से 4 और 4 से 6, यानी कि ये दुगना हो के बढ़ती रहती है। ये आपका जो मालथस का सिद्धांत था। जैसे अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत में क्या था कि अगर कोई जनसंख्या है उससे अधिक जनसंख्या होने पर भुखमरी फैलती है, या फिर उससे कम होने पर जनसंख्या जो आय है उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। तो वो क्या कहलाती है? अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। इसी पर एक सिद्धांत है और इसने भी एक सिद्धांत दिया, इसके बारे में वर्णन करना है। और क्या बताना है? इसको कम करने के उपाय, यानी इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, और या फिर जो भारत सरकार ने कौन कौन से प्रोग्राम चलाए हुए हैं
इनको कम करने के लिए या जनसंख्या को कम करने के लिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के भारतीय कृषि की उत्पादकता पर है। किस पर है? भारतीय कृषि की उत्पादकता। क्या है कि भारतीय कृषि की उत्पादकता, यानी भारतीय कृषि की उत्पादकता कम होने के कारणों या समस्याओं को बताइए। उत्पादकता कम होने के कारणों या समस्याओं, किसको? समस्याओं को लिखिए। और क्या पूछने वाला है इसी में कि जो भारत सरकार ने इसको उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए हैं और आपका इसमें क्या विचार है, यानी इसकी वृद्धि करने के सुझाव और सरकार द्वारा चलाए गए प्रोग्राम लिखने हैं, क्या प्रयास लिखने हैं इसको, या इसमें वृद्धि करने के, क्या इसमें वृद्धि करने के सुझाव या सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को लिखिए या प्रयासों का वर्णन कीजिए। आपका जो अगला क्वेश्चन है, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो ये है कि उत्पत्ति हास नियम। कौन सा? उत्पत्ति हास नियम। उत्पत्ति हास नियम, उत्पत्ति हास नियम। और इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसका दूसरा नाम है हास्यमान प्रतिफल नियम। क्या है? हास्यमान प्रतिफल नियम, या इसका एक और नाम है कि क्रमागत लागत वृद्धि नियम। क्या है? क्रमागत लागत वृद्धि नियम। इसका एक और नाम क्या है? क्रमागत लागत वृद्धि नियम के बारे में आपको इसका जो है वर्णन करना है। क्या है? उत्पत्ति हास नियम, हास्यमान प्रतिफल नियम और क्रमागत लागत नियम, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, यानी क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये है, समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है? कौन सा? समसीमांत उपयोगिता नियम। और इसका दूसरा नाम भी है, उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? अधिकतम तुष्टि गुण। क्या? अधिकतम तुष्टि गुण का सिद्धांत। क्या है? अधिकतम तुष्टि गुण का सिद्धांत, या फिर इसे गॉसेन का सिद्धांत या गॉसेन का नियम भी कहते हैं। किसका? गॉसेन का नियम। इसके कई नाम होते हैं, जैसे समसीमांत उपयोगिता नियम कह सकते हैं इसको, अधिकतम तुष्टि गुण का सिद्धांत कह सकते हैं, या फिर गॉसेन का नियम कह सकते हैं, या फिर आय का वितरण नियम कह सकते हैं, और व्यय का नियम भी कह सकते हैं, या प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं इसको? पहले इसका जो पहला नाम है वो क्या है? समसीमांत उपयोगिता नियम। दूसरा जो इसका नाम है वो क्या है? अधिकतम तुष्टि गुण का सिद्धांत। क्या है? अधिकतम तुष्टि गुण का सिद्धांत। और इसका अगला नाम है प्रतिस्थापन का नियम। क्या है? प्रतिस्थापन का नियम या प्रतिस्थापन का सिद्धांत। इसका अगला नाम है व्यय का वितरण नियम या आय का वितरण नियम, और या फिर इसका क्या नाम है? गॉसेन का सिद्धांत। आपको ये पेपर में इनमें से किसी भी नाम को दे सकता है, आप इनको कॉपी पर लिख लीजिए और याद कर लीजिए, नहीं तो आपको आपके पेपर में आएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे इसके क्या क्या नाम है। और आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है 6, यानी इसके जो सिद्धांत है आपका
इसके बारे में आपको इसमें लिखना है। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है लगान के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। किसकी? लगान के आधुनिक सिद्धांत, यानी जो रेंट होता है, क्या? रेंट। लगान के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्या? जो लगान का जो आधुनिक सिद्धांत होता है उसके बारे में आपको लिखना है, यानी उसकी जो व्याख्या करनी है। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है सहकारी खेती। क्या है? क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है सहकारी खेती। सहकारी खेती क्या है? क्या है? इसके लाभ व हानियों का वर्णन करें। वर्णन करें, यानी कि जो सहकारी होती है, कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है, वो बताना है, और उसके जो लाभ और हानि है यानी प्रॉफिट और जो लॉसेस हैं उसके बारे में आपको बताना है। आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको अंतर पूछने वाला है। क्या पूछने वाला है? अंतर। के निम्न में अंतर दिए। क्या पूछेगा? अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपका जो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये बन सकता है कि कृषि, क्या? कि कृषि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र यानी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स तथा औद्योगिक, क्या? औद्योगिक अर्थशास्त्र, यानी कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स तथा औद्योगिक अर्थशास्त्र है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, आपको इसके में आपको इसका अंतर बताना है। और जो आपका जो अगला क्वेश्चन बनेगा वो ये है व्यष्टि या समष्टि। क्या? व्यष्टि। व्यष्टि से कहते हैं माइक्रो यानी छोटा, माइक्रो तथा समष्टि, क्या? समष्टि या फिर क्या कह सकते हैं इसको? बृहद अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट किया, यानी व्यष्टि यानी माइक्रो यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और समष्टि यानी मैक्रो यानी जो बड़ा होता है, यानी बड़ा अर्थशास्त्र है उसके बारे में, यानी आपको इसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो जो अगला जो क्वेश्चन है वो है नगद अथवा असल मजदूरी। क्या है? नगद व असल मजदूरी। नगद या तथा, नगद तथा असल मजदूरी, किसमें अंतर पूछ सकता है कि जो नगद मजदूरी क्या होती है, यानी नॉमिनल वेजेस क्या होते हैं, और असल यानी रियल वेजेस क्या होते हैं, इसमें आपको अंतर पूछ सकता है। आपका जो अगला क्वेश्चन बनेगा इसी अंतर से या आपको इनमें से टिप्पणी करने को दे सकता है। अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो ये है कि शुद्ध वास्तविक यानी शुद्ध या वास्तविक ब्याज, क्या क्या? शुद्ध या फिर क्या कह सकते हैं? वास्तविक, यानी शुद्ध या वास्तविक। शुद्ध और वास्तविक यानी नेट इंटरेस्ट। क्या? नेट इंटरेस्ट, यानी कि शुद्ध वास्तविक ब्याज। क्या? शुद्ध वास्तविक ब्याज। क्या? शुद्ध वास्तविक ब्याज तथा कुल या सकल ब्याज में क्या अंतर है? किसमें? कुल या फिर क्या कह सकते हैं? सकल यानी टोटल। क्या? टोटल यानी टोटल ब्याज में और इंटरेस्ट में क्या अंतर है। या फिर आप याद कर सकते हो उपविभाजन तथा अपखंडन को भी याद कर सकते हैं, यानी उपविभाजन क्या होता है और अपखंडन क्या होता है। ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। मैं आपको 9 ही क्वेश्चन बताऊंगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बहुत सारी किताबों में से छांट कर बनाए हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और पिछले वर्षों में जो एग्जाम हुए उनमें भी देखे जा रहे हैं। और मैंने जितने भी पेपर बनाए हैं उनका लगभग 90 से लेके 95% सिलेबस आपके पेपरों में आया हुआ है, यानी कि जो पिछले पेपर गुजर गए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन
आए हैं। और मैंने जो लास्ट वीडियो डाली है उनके तो जो मैंने वीडियो डाली है वो क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विभिन्न प्रकार की खेती, क्या विभिन्न प्रकार की खेती, विभिन्न प्रकार की खेती यानी फार्मिंग, यानी जो फार्मिंग के जो टाइप्स हैं और जो प्रणाली हैं यानी सिस्टम है उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। खेती तथा प्रणाली का, किसका, प्रणाली यानी सिस्टम का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आप ये कहेंगे कि विभिन्न प्रकार की खेती यानी खेती के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, विशिष्ट खेती यानी स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, जिसमें किसी एक प्रकार की ही खेती की जा सकती है, यानी केवल एक ही फसल को उगाया जा सकता है। अगली है जैसे कि आपकी मिश्रित खेती, जिसमें आपके खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जा सकता है। जैसे कि अगली है बहु प्रकार की खेती, जिसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को साथ में उगाया जाता है। और इससे भी जैसे शुष्क खेती, क्या है शुष्क खेती, यानी कि जिन स्थानों पर 20% से यानी 20 इंच से कम बारिश होती है उन स्थानों को शुष्क स्थान कहते हैं। और वहां पर जो खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं, शुष्क खेती कहते हैं। रेंचिंग फार्मिंग यानी रंचित खेती, क्या रंचित खेती क्या होती है, आपको ये जो मैं बता रहा हूं इनको आपको छोटी छोटी टिप्पणी यानी कमेंटमेंट देकर आपको कह सकता है कि इन पर टिप्पणी लिखिए या 200 शब्द लिखिए, 300 शब्द लिखिए, ऐसे ही पूछ सकता है। रंचित खेती दोस्तों उसे कहते हैं जिस पर किसी प्रकार की खेती नहीं की जाती है, केवल घासों और वनस्पतियों को उगने दिया जाता है तथा उन पर चरागाह स्थापित कर दिया जाता है, यानी उन स्थानों पर क्या किया जाता है, पशुओं को चराया जाता है। और इसके आप सिस्टम भी कर लीजिएगा, यानी कि प्रणाली क्या क्या प्रणाली हैं इसकी, जैसे कि स्थानांतरण किसी क्या है, स्थानांतरण किसी यानी कि 8 साल यहाँ पर खेती कर ली, 10 साल बाद दूसरी जगह पर कर ली, ऐसे जगह जगह पर खेती करना, आप इनको भी क्लियर कर लीजिएगा। यदि आपने हमारी वीडियो देखी है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो सकें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।